एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइडर। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डीएनएस के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि डीएनए का कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस किस तरह के डीएनएस हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं। वील बी डिस्कसिंग अबाउट ईच ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल द अदर फैक्टर्स related to the same. So first of all let us understand about that what is DNA all about. हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी, I have already discussed about the DNA structure in complete detail. So अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है, I'll put the links of the same in the description box ताकि आपके पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था दैट द डीएनए हैज़ 4 मेन नाइट्रोजनस बेसिस। द 4 नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड इन द डीएनए आर, सबसे पहला वी हैव द एडेनिन, देन वी हैव द गुआनिन, द थर्ड वन इज़ द साइटोसिन एंड द फोर्थ वन इज़ द थाइमिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड in addition to that we have the sugar phosphate bond being present as we have discussed कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेक अप द कंप्लीट डीएनए एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको ज्वाइन करने वाले बॉन्ड को बोला जाता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। दैट इज़ द शुगर, जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होगी, दैट इज़ द डीऑक्सीराइबोज शुगर। हम डिस्कस कर चुके हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ। एंड इन एडिशन वी हैव द 4 नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड अडेनिन। दीज ऑल आर नोन एज द बेस पेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में वील बी डिस्कसिंग अबाउट कि चारगाफ रूल क्या होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रूल इन दैट विच सेज कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक्स ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑल्सो। और दूसरा रूल बोलता है कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड पेयर करेगा जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। हम चारगाफ रूल के बारे में डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ इतना समझना है। अगर हम बॉन्ड्स के बारे में बात करें कि कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं डीएनए में, दैट इज़ द बॉन्ड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डीएनए आर, द फर्स्ट वन इज़ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। द सेकेंड वन इज़ द फॉस्फोट एस्टर बॉन्ड, द थर्ड वन इज़ द फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड एंड द फोर्थ वन इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये चारों बॉन्ड्स, दैट इज़ दीज 4 बॉन्ड्स हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड्स। सो इफ़ वी लुक एट दैट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो CO और N के बीच में होता है। दैट इज़ बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस प्लस द शुगर। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसिस एंड द शुगर एंड देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। सो इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। द सेकेंड वन इज़ द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड इट इज़ बिटवीन CO and P। दैट इज़ एक बेस और एक फॉस्फेट को ज्वाइन करने वाले बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। द थर्ड वन इज़ द फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ये PO और P के बीच में प्रेजेंट होता है। दैट इज़ इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन PO and P विच कनेक्ट्स द phosphate to the next phosphate. The last one is the phosphodiester bond and it is represented by COP, O and C. That is, it is the bond between a sugar, then a phosphate and then a sugar. So अगर हमें 2 शुगर्स को ज्वाइन करना है तो बीच में फॉस्फेट का लिंकेज होगा एंड दैट बॉन्ड वुड बी नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो दीज आर द 4 बॉन्ड्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए। मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस बिकॉज काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। सो देर आर चांसेस कि नेक्स्ट ईयर भी या फिर इन द अपकमिंग ईयर्स क्वेश्चंस कुड बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस एरिया। So let's talk about one more important property, that is sugar puckering.
in the DNA structure when we'll discuss about the various types of DNAs, we'll be understanding about कि वहाँ पर sugar puckering होती है. So before going into the depth of it, we need to understand कि उसका basic क्या होता है. So sugar puckering का मतलब होता है that is the non-planarity nature of the sugar, which means that is consider, मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास एक शुगर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस शुगर का जिस बेस पे ये प्रेजेंट है उसके साथ प्लेनैरिटी ना होना, दैट इज़ प्लेनैरिटी का सिंपल मतलब होता है उस पर्टिकुलर बेस के साथ सेम अलाइनमेंट में होना. जब एक शुगर अपने उस पर्टिकुलर जिस बेस को हमने कंसिडर किया है उसके साथ वो सेम ओरिएंटेशन में ना हो और उसके बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, देन इट इज़ नोन एज द नॉन प्लेनैरिटी नेचर ऑफ द शुगर, और इसी नेचर को बोला जाता है शुगर पकरिंग. वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग फॉस्फोरस एटम्स प्लस द ओरिएंटेशन ऑफ द फॉस्फेट्स रिलेटिव टू द शुगर एंड द बेसिस. यही अभी मैंने समझाया, दैट इज़ अगर हम एक फॉस्फेट एटम का और शुगर एटम के बीच के डिस्टेंस को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और वो ओरिएंटेशन में ना हो, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द शुगर पकरिंग. जस्ट लुक एट दीज फिगर्स, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. सो इमेजिनरी कंसिडर करते हैं कि ये हमारा बेस है जिसको हमने कंसिडर किया है फॉर चेकिंग आउट द ओरिएंटेशन, दैट इज़ ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए हमने हम देख सकते हैं और वी कैन सी दैट द शुगर इज़ नॉट इन प्लेनैरिटी और इट इज़ नॉट इन ओरिएंटेशन विद द बेस ऑफ कंसिडरेशन, एंड सेम इज़ द केस with this particular figure also. So this was about the sugar puckering. One more important point is that the change in the sugar puckers are important determinants of the oligo and the polynucleotide structures because they can alter the orientation of the C1, C3, C4 substitutes, resulting in the major changes in the backbone conformation and the overall structure as indeed is found. That is, अगर हम sugar puckering, that is the orientation, जो orientation अभी हमने समझा, अगर हम इस orientation को देखें ध्यान से तो ये, और अगर इस orientation में कोई भी change आता है तो it could be a वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरेशन जिसकी वजह से मेजर चेंजेस आ सकते हैं इन द बैकबोन कॉन्फर्मेशन एंड ऑल्सो इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर दैट वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. एंड वी हैव two types, that is first one is the C2 endo, then we have C2 exo, the next one is the C3 endo and C3 exo. C2 एंड C3, जो C2 और C3 यहाँ पर है, ये हमें कार्बन के नंबर को डिपिक्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हमने इसको C2 और C3 बोला है. C2 मीन्स जो कार्बन सेकेंड पोजीशन पे है एंड C3 मीन्स जो कार्बन थर्ड पोजीशन पे है. तो C2 एंडो एज द वर्ड सजेस्ट टूवर्ड्स और इनसाइड और इन कंपैरिजन टू द बेस. अगर हम बेस के कंपैरिजन में देखें तो जो हमारा सेकेंड कार्बन है वो ऑन द इनर साइड है. ये एक 3D स्ट्रक्चर है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग, लेकिन इट इज़ एक्चुअली शोइंग द सेम थिंग. और अगर C2 एक्सो की बात करें, इसका मतलब है एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है बाहर. तो अगर हमारा सेकेंड कार्बन बेस के बाहर की तरफ हो तो वो C2 एक्सो बोला जाता है, एंड सेम इज द केस विद द C3 एंडो एंड एक्सो कंडीशंस ऑल. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्फ़िगरेशन. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि प्यूरीन्स क्या होते हैं और पिरामिडीन्स क्या होते हैं इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ. सो प्यूरीन्स एज वी हैव डिस्कस्ड इज अबाउट द टू nitrogenous bases, that is the first one was the adenine and the second one was the guanine, and pyrimidine के अंदर we have 3 nitrogenous bases, that is cytosine, uracil and thymine. तो प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप्स होते हैं और उनके सब टाइप्स ये होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और इन द कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द 2 कॉन्फ़िगरेशंस. 2 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज द सिन कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द एंटी कॉन्फ़िगरेशन. सो इन वर्ड्स के अंदर ही वी हैव द सेम मीनिंग्स. सिन मीन्स सेम डायरेक्शन, दैट इज जब
कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडरेशन में जिनको लिया है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, देन हम उसको बोलेंगे कि वो सिन कॉन्फ़िगरेशन में है। और एंटी का मतलब क्या होता है, दैट व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स और द टू स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, जब वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जब वो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शंस, जो अभी हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स लुक इनटू द फिगर, अगर हम फिगर में ध्यान से देखें, सो वी हैव एंटी एंड द सिन। सो एंटी मीन्स व्हेन इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यू कैन सी द फर्स्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट वी हैव टेकन इज दिस वन, और द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हमने कंसिडरेशन में लिया है वो ये है, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस दिस इज नोन एज द एंटी कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, these two structures are in the same directions. We can see these both of them are in the same direction, hence इसको हम sin configuration बोलते हैं। Anti configuration ज़्यादा preferable होता है, this configuration is more preferable. Why? क्योंकि because of the two molecules or the two structures that we have taken into consideration, ये दो structures ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हिंड्रेंस कम होता है। एंड हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस एक्चुअली मीन्स द डिस्टर्बेंस। यू कैन सी इन द फर्स्ट वन देयर इज लेस डिस्टर्बेंस इन दीज टू स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ मोर डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन सिन के केस के अंदर क्या होता है, देयर इज मोर ऑफ हिंड्रेंस प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, हेंस इट इज सिन इन नेचर। सिन के अंदर हमारा हाई हिंड्रेंस लेवल होता है एंड एंटी के अंदर हमारा लेस हिंड्रेंस लेवल होता है, इसीलिए anti configuration is more preferable. This is the reason why we have the anti configuration being in the more of the structures because of the less hindrance present. So I hope this much is clear to you. So now अब हम difference between the A form, B form and the Z form of the DNA को डिस्कस करेंगे। सो मेजरली डीएनए के तीन फॉर्म्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ए फॉर्म, द सेकेंड वन इज़ द बी फॉर्म एंड द थर्ड वन इज़ द जेड फॉर्म। सो द मोस्ट कॉमन, अगर हम सबसे कॉमन फॉर्म को देखें तो डीएनए का सबसे कॉमन फॉर्म होता है बी फॉर्म। दैट इज़ बी फॉर्म जो है ये हमारे नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है और मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर वी हैव आवर बी डीएनए बीइंग प्रेजेंट। सो द फर्स्ट वन इज़, और द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज़ द हेलिक्स सेंस। सो A and B forms, that is पहला A form and the B form, both of them are right-handed. So what do we mean by right-handed? I'll discuss about this. Third one is the Z form. The unique feature of the Z form, सबसे unique feature जो Z form का होता है, that is it is left-handed. So what does this mean? So when we look into the helix, so what is a helix first? So this is what a helix of a DNA looks like. जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, सो ए फॉर्म और बी फॉर्म का राइट हैंडेड नेचर होता है, दैट इज जो इसका हेलिक्स होगा वो राइट हैंडेडली मूव करेगा और जो जेड फॉर्म होगा वो लेफ्ट हैंड के थ्रू मूव करेगा और लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब दिस इज व्हाट इज नोन एज द हेलिक्स सेंस। द सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम ए बी और जेड फॉर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो होता है रिपीटिंग यूनिट्स। सो रिपीटिंग यूनिट्स अगर देखें, ए फॉर्म के अंदर एक रिपीटिंग यूनिट होती है, दैट इज वी हैव वन बेस पेयर एज द रिपीटिंग यूनिट। इन द बी फॉर्म ऑल्सो वी हैव वन बेस पेयर एंड इन द जेड फॉर्म वी हैव टू बेस पेयर्स। मेक श्योर यू रिमेंबर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द जेड फॉर्म। वाई? क्योंकि जेड फॉर्म की ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज़ है एज कंपेयर टू ए एंड बी। Third property is the rotation or the base pair, that is the twist angle. फर्स्ट के अंदर हमने हेलिक्स सेंस पढ़ा और अब अगर हम रोटेशन एंगल के बारे में बात करें
ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर बेस्ड ऑन द 3D स्ट्रक्चर. सो अगर हम रोटेशन या बेस पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, सो इन द A फॉर्म वी हैव 33.6 डिग्रीज एज द ट्विस्ट एंगल, इन B फॉर्म वी हैव 34.3 डिग्री, एंड इन द Z फॉर्म वी हैव 60 degree/2. The next property is the mean base pairs per turn, that is the minimum number of the base pair or the average number of base pairs जो per turn के अंदर available होंगे. A form के अंदर we would be having 10.7, in B form we would be having 10.4, and in the Z form we would be having the 12 base pairs. The next property is about the base pair tilt, that is अगर जो base pairs हमारे helix के अंदर present है उनका tilt angle कितना होता है. A form के अंदर it is 20 degrees, B form के अंदर it is -6, and Z form के अंदर we have 7 degrees. Next property is the rise per base pair along the axis. In the A form we have 2.3 angstrom, in the B form we have 3.32 angstrom, and in the Z form we have 3.8 angstrom. The next property is the pitch per turn of the helix. A form के अंदर we would be having 24.6 angstrom, B form में we would be having 33.2 angstrom, और Z form में we would be having 45.6 angstrom. Next property is the mean propeller unit, that is in A form we have plus 18 degrees, in B form we have plus 16, and in Z form we have 0 degrees. The next one is about the glycosidic bond configuration. We have discussed about this. हमने अभी configuration के बारे में पढ़ा that what is syn and what is anti. एंटी में लेस हिंड्रेंस होता है, दैट इज़ द रीज़न वाई ए फॉर्म और बी फॉर्म दोनों के अंदर एंटी मिलता है. और जेड फॉर्म की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जेड फॉर्म हैव द यूनिक प्रॉपर्टी दैट द एंटी वंस वुड बी ऑफ द पिरामिडीन एंड द सिन वंस आर ऑफ द प्यूरीन्स, दैट इज पिरामिडीन्स जितने भी होंगे वो एंटी कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे जेड फॉर्म में, और जो प्यूरीन्स होंगे वो सिन कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस. देन वी हैव द शुगर पकर्स, दैट इज द शुगर पकरिंग, हमने अभी ये डिस्कस किया है. सो ए फॉर्म के अंदर वी हैव C3- एंडो, इन द बी फॉर्म वी हैव C2- एंडो, एंड इन द जेड फॉर्म वी हैव बोथ C2- endo and the C3- endo. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डायमीटर. ए फॉर्म का डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम होता है, बी फॉर्म का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, और जेड फॉर्म का डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम होता है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द मेजर ग्रूव एंड द माइनर ग्रूव. सो व्हाट डू वी मीन बाय मेजर एंड माइनर ग्रूव्स? सो अभी जैसे हमने हेलिक्स के बारे में डिस्कस किया, सो देयर इज अ मेजर ग्रूव एंड अ माइनर ग्रूव प्रेजेंट. जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट आर ग्रूव्स. ग्रूव्स आर नथिंग बट द curves present in case of the DNAs. This is one of the most important property to remember. Why? Questions बहुत बार इस एरिया से पूछे गए हैं. In the major grooves, if we look, A form के अंदर the major groove as narrow and deep. In the B form, the major groove is wide and deep, and the Z form is flat. माइनर ग्रूव जो है वो ए फॉर्म का वाइड और शैलो होता है, बी फॉर्म का नैरो होता है, और जेड फॉर्म का नैरो और डीप होता है. यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस. Make sure you remember about each of these properties, but अगर if you are not able to remember about all of them, in that case what you can do is do not skip these properties. Let me highlight them. पहला, do not skip about the helix sense. Remember about the helix sense of A, B and Z form. The next one is about the rotation per base pair. उसके बाद do not forget about the glycosidic bond configurations. Then we have the sugar puckers, diameter, size of the major groove and the minor grooves. Questions बहुत बार इन एरिया से आए हैं and we'll be discussing one question just now. So make sure you remember about this, and even if you want to skip the other properties, I would suggest you not to skip, but if it is very difficult for you to remember, so make sure you remember about at least these properties जो अभी मैंने highlight करी हैं. So this was all जो हमें इस वीडियो में discuss करना था about the types of DNA. Let's try to solve this particular question. So in this question what it is asking is that following table lists two major form of the DNA duplex, configuration of the bases attached to the sugar, and the nature of the major grooves and the minor grooves.
सो एज यू कैन सी अभी हमने मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव के स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में डिस्कस किया एंड सेम क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन part C, that means it is a 4 marker question. So look at the first option, that is option A form के अंदर as we have just discussed that A form के अंदर we have the glycosidic bond configuration as anti and B form में भी anti होता है. So first of all try to answer these things. So A form में we have anti configuration of the base and in the B form we have anti configuration. सो सबसे पहले ए का पहला सही ऑप्शन होगा सेकेंड और बी डीएनए के साथ भी सेकेंड ऑप्शन जाएगा. द नेक्स्ट वन इज अबाउट द मेजर ग्रूव एंड द माइनर ग्रूव. सो ए फॉर्म का मेजर ग्रूव नैरो और डीप होता है. सो ट्राई टू मैच दिस. ए फॉर्म के अंदर वी हैव नैरो मेजर ग्रूव. सो ए के साथ फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैच होगी एंड इन एडिशन मेजर ग्रूव के साथ वी वुड ऑल्सो बी हैविंग द वाइडर minor group. So the fifth property is also matching option A. So A form के अंदर we have anti configuration, we have narrow major groove and wide minor groove. So this was about the A form of DNA. B form के अंदर as we have just discussed, B form में we have the wide and the deep major groove and the minor groove is narrow and deep. So try to find these. So in the B form as you can see we have wide major groove and narrow minor groove. So B form के अंदर we would be having the first one as the anti configuration. The second one is that we would be having about the wide major groove and in addition we would be having narrow minor groove. So A की properties हमने अभी discuss करी which were anti configuration, narrow major groove and wider minor groove. And if we look at the options के अंदर C option correctly match होता है because we have discussed A form और B form दोनों में anti configuration है तो ये same रहेगा. A form के अंदर मेजर ग्रूव नैरो होता है और माइनर ग्रूव जो होता है वो वाइड होता है. सो मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस. सो इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज मैचिंग आवर आंसर एंड हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस करी. डू नॉट स्किप दीज प्रॉपर्टीज. क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल इस एरिया से पूछे गए हैं. सो you can easily score 4 marks from this area. I would highly recommend you to remember about these points. This was all that I wanted to share in this particular video, and if you like this video please do like, share it with your friends and please subscribe to my channel. I'll be coming up very soon with more informative videos as well. So thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye.